स्वागत है सभी बच्चों का। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की इक्विलिब्रियम यूनिट में लेवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस करेंगे। व्हाट इज़ लेवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस? देखिए, लेवियस ने सिंपल सी डेफिनेशन दी एसिड और बेस की। लेवियस कंसेप्ट कहता है कि कोई भी एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जबकि कोई बेस होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर मिलेगा, वो डोनेट करेगा। यानी कि सिंपल दोज कंपाउंड विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन कहेंगे बेस, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे एसिड, लेवियस कंसेप्ट के हिसाब से। तो लेवियस टाइप ऑफ लेवियस बेस और लेवियस एसिड्स और कर लेते हैं कि लेवियस बेस क्या होते हैं ना। लेवियस बेस दो प्रकार के हैं, या तो वो न्यूट्रल मिलेंगे या वो नेगेटिवली आयंस मिलेंगे। ओके, न्यूट्रल क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको नेचुरली, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में पड़े हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनके विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे कि अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे अमाइंस में भी, इसी अमोनिया से बने हैं अमाइंस। तो अमाइंस भी लेवियस बेस हैं। अल्कोहल्स लेवियस बेस है क्योंकि इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पानी के अंदर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वाटर इज ऑल्सो ए लेवियस बेस। तो लेवियस बेस की टाइप में दो प्रकार, या तो वो न्यूट्रल मिलेंगे जिनके पास नेचुरल रूप से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं लोन पेयर के रूप में, या वो नेगेटिवली आयंस मिलेंगे। नेगेटिवली आयंस का मतलब है कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, किसी के छीन लिए हैं। नेगेटिव आयन कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी के ले लेता है, छीन लेता है। तो जब वो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, मतलब किसी से लिए हैं, है तो सही उनके पास, तो वो डोनेट भी कर सकते हैं। तो ऑल नेगेटिव आयंस, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, साइनाइड हो गया, F नेगेटिव, जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो सारे किसका काम करेंगे? लेवियस बेस का। तो क्या क्या समझ में आया यहाँ तक? लेवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में कोई भी एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कोई भी बेस होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनर मिलेगा। अब बेस और एसिड्स की टाइप करेंगे तो टाइप में, बेस की टाइप में दो प्रकार के, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे या नेगेटिवली आयंस मिलेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल का मतलब जिन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अमोनिया हो गया, RNH2, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि लेवियस बेस हैं। ऑल नेगेटिव आयंस, सारे नेगेटिवली आयंस हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी के ले रखे हैं। नेगेटिव चार्ज कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स किसी के छीन लिए जाते हैं। तो ये लेवियस बेस का काम करेंगे क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ लेवियस एसिड। लेवियस एसिड कितने प्रकार के हैं, कैसे पहचानेंगे लेवियस एसिड? नंबर 1, मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम, ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, कि वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी कि जिसके शेयरिंग के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। जैसे आप देख पा रहे होंगे AlCl3, BF3, FeCl3। आप BF3 का चेक करें, किसी के भी कर लीजिए इन कंपाउंड्स में BF3, तो आप देखेंगे कि बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसलिए लेवियस एसिड का काम करता है। ऐसे FeCl3, AlCl3 भी है जो लेवियस एसिड्स का काम करते हैं। दूसरा क्या है? सिंपल कटाइंस, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन्स कोई ले गया तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। सिंपल कटाइंस मिलेंगे, जैसे Ag पॉजिटिव हो गया, C2 पॉजिटिव हो गया, Fe3 पॉजिटिव हो गया, इस तरह से बहुत सारे कटाइंस मिलेंगे अपने को। थर्ड टाइप क्या होगा लेवियस एसिड? द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट, वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होता है। सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट है मतलब SiF4 में सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट नहीं, इन विच सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल, जिसमें d ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं सेंट्रल एटम के। ओके, इनकम्प्लीट वाला तो हो गया ऊपर। द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, जैसे SiF4 में सेंट्रल एटम क्या है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में तो d ऑर्बिटल्स एम्प्टी पड़े हैं क्योंकि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स तक भरे ही नहीं गए हैं। जैसे सिलिकॉन 14 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा बच्चों? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
10 2 12 और 3p2, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप P तक ही इलेक्ट्रॉन आ गए, P भी पूरा नहीं भरा इसका, तो D वाले यानी कि जो हायर में होते हैं D तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो एम्प्टी तो पड़ा है इसका। तो सेंट्रल एटम का जो d ऑर्बिटल होता है एम्प्टी होता है, सो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास खाली पड़ा है स्पेस, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेविस एसिड और बेस थे बच्चों। अब हम एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करके दिखाते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा है कि एसिड बेस तो अमोनिया है और एक BF3 के बीच में रिएक्शन दिखाते हैं, किस तरह से होती है रिएक्शन, कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन। तो बताओ, जैसे मान लीजिए मैं एक बेस ले लेता हूं अमोनिया और एक एसिड ले लेता हूं BF3, अभी अभी समझाया था किस तरह से एसिड और बेस है लेविस। अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, बोरोन को, ओके। एज ए रिजल्ट क्या बना, ये बना बच्चों NH3 एरो मारक BF3। अब जो ये स्मॉल एरो मारक है ये रिएक्शन का नहीं है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सेपरेट करने वाला एरो मारक जो होता है नॉर्मल रिएक्शंस में वो है, और ये जो है ये किसको दिखा रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहा है, यानी कि जो रेड में है ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कौन करता है, बेस, और गेन करने का काम कौन करता है, एसिड। साझेदारी कौन कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं, यानी कि N और B इन दोनों में शेयरिंग होगी। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते थे, 4th चैप्टर में आया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक के द्वारा डोनेट किए जाएं, शेयर दोनों कर लें, दोनों एटम्स कर लें, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता है। तो इस कंसेप्ट में ये जरूरी है, ये कंसेप्ट मानता है कि जब भी बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन होगी तो हमेशा उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बेस डोनेट करेगा तो डोनेशन करने का काम बेस कर रहा है अकेला, और एक्सेप्ट करने का काम, शेयरिंग करने का काम दोनों कर रहे हैं। साझेदारी तो दोनों नाइट्रोजन और बोरोन में हुई है, ठीक है। तो ये थ्योरी मानती है, अभी इसकी लिमिटेशंस में आने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी लिमिटेशंस में आएगा कि इसमें ये ज़रूरी रूप से कहता है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, वो तो लिमिटेशंस में करेंगे। फिलहाल समझिए कि बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी लिमिटेशंस और कर लेते हैं। तो बच्चों लिमिटेशंस ऑफ लेविस कंसेप्ट क्या है ये करवा देते हैं आपको, कि दिस थ्योरी कंसिडर्स दैट रिएक्शन, दो बार लिखा गया, reaction between acid and base always form coordinate bond, which is not always true. HCl और H2SO do not form coordinate bond. ये थ्योरी मानती है कि जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन ऐसा हमेशा सच नहीं होता। जैसे कि HCl है, एसिड है, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, मतलब कभी नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। ऐसे H2SO4 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। तो कहने का मतलब है कि कई बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, ओके। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो ये थ्योरी के हिसाब से हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन कई एसिड्स ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे HCl है, H2SO4 है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों फॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ड्यू टू H पॉजिटिव आयंस। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। देखो आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में करेंगे, वहाँ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस भी मिलेंगी, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही हैं वो। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ एसिड H पॉजिटिव देता है और वो रिएक्शन को प्रोपेगेट करता है आगे। लेकिन इस कंसेप्ट के हिसाब से तो H पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है किसी एसिड में होना। इसका मतलब कोई भी एसिड जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से H पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है। H पॉजिटिव नहीं होगा तो वो कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा कई रिएक्शंस में, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी इस हिसाब से एसिड्स तो नहीं दिखा पाएंगे। देखिए फिर से ध्यान से सुनेंगे, ये थ्योरी मानती है कि H पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है किसी एसिड में,
जबकि कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो तभी दिखाई जाएंगी जब वो एसिड H पॉजिटिव देगा। तो जब कोई एसिड H पॉजिटिव नहीं दे रहा है तो वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर पाएगा। इसलिए इस थ्योरी में कहा जाता है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ड्यू टू H पॉजिटिव आयंस के कारण होता है। लेवियस एसिड विल नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, इसलिए लेवियस एसिड्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तीसरा क्या है, लेवियस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये कंसेप्ट एसिड और बेस की स्ट्रेंथ नहीं बता पाता। ओके, इसे प्रीवियस जो था वो कंसेप्ट बता पाते हैं, जबकि ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नहीं बता पाता कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी स्ट्रेंथ को नहीं बता पाएगा। तो तीनों लिमिटेशंस क्लियर हुई। क्या क्या है लिमिटेशंस, एक मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि पहली लिमिटेशन है कि दिस थ्योरी कंसीडर्स दैट, ये थ्योरी मानती है कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता। जैसे कई एसिड्स HCl हुआ, H2SO4 हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ड्यू टू H पॉजिटिव आयन, कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एसिड कैटालिस्ट का काम करते हैं और इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनसे H पॉजिटिव मिलता है। अब ये थ्योरी कहती है कि एसिड से H पॉजिटिव देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एसिड किसे मानती है थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो इस हिसाब से तो H पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है। जब H पॉजिटिव ही नहीं होगा किसी एसिड में तो वो कैटालिस्ट का काम कैसे करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है लेवियस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, और लेवियस कंसेप्ट एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो ये लेवियस कंसेप्ट के बारे में हमने उसकी डेफिनेशंस, उसके टाइप और लिमिटेशंस करवाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।